पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का विशेष संकलन है जो कि वन लाइनर रूप में होगा और इसमें आप पाएंगे कि लगभग 8 से 10 हज़ार प्रश्नों का संकलन है। और इसका इंडेक्स देख लीजिए। आदिकाल 2 से 29 पन्ने में, भक्तिकाल 29 से 85, रीतिकाल 108 तक, आधुनिक काल 174 पेज नंबर तक, निबंध मात्र 14 पन्नों में, नाटक एवं एकांकी 188 से 204, कहानी 220, उपन्यास 240। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा प्रश्न या कितने कम बनते हैं, क्योंकि अब तक के आए हुए सारे प्रश्न हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, और उसमें जो अशुद्धियाँ थी उन्हें अब दूर कर दिया गया है। साथ में आपको मिलेंगी कुछ ज़रूरी ट्रिक जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को, उत्तरों को याद रख पाएंगे। जीवनी 247 तक, 7 पन्नों में आत्मकथा है। वैसे आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो हो सकता है एक दिन लग जाए, लेकिन इसमें आप 7 पन्ने में लगभग 15 से 20 मिनट में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। संस्मरण एवं रेखा चित्र 260, पत्र पत्रिकाएँ 265, विविध विमर्श एवं नवीन गद्य विधाएँ 271, आलोचना 278, पुरस्कार 285, काव्यशास्त्र 285 से 310, 15-10, 25 पन्नों में काव्यशास्त्र समाप्त, गद्य काव्य एवं व्यंग 310 से 311। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो साथी हमारे नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और अभी हम थोड़ा सा ये टीजीटी पीजीटी हो जाए, उसके बाद एक विशेष क्लास का आयोजन किया जाएगा जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसलिए आप हमसे जुड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, फंसा हुआ है, आपको नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसको जान सकते हैं कि उसका सही उत्तर क्या है। शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। पहला प्रश्न, पहला वन लाइनर। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया। हो सके तो आप लोग पिछला वाला ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लें, शुरुआत मैंने वहीं से की थी और उम्मीद है कि ये 30-30 पन्ने भी अगर चला तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 से 11 दिन में। और 80% आपके प्रश्न अगर इसमें से आ जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवारदला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। कई बार होता है ग्रियर्सन और तासी के इतिहास ग्रंथ के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो तानी और तासी से याद रखें। जो तासी का है उसमें लास्ट में तानी आता है। इस्तवारदला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवारदला लिटरेतर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच में। और प्रकाशन स्थल की बात की जाए तो पेरिस है। ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि वन लाइनर है और ज़्यादातर चीज़ें जो आज तक आई हैं सब इसमें है। तबकात सूरा के लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधुओं के नाम से विख्यात लेखकों में शामिल हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ध्यान रहे 2 शाह हैं, 1 गा है। एक नाम और आता है कृष्ण बिहारी मिश्र। आपको उसको गलत करना है क्योंकि श्याम और कृष्ण एक ही चीज़ है, तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। श्याम, सुखदेव और गणेश। नागरी पिचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी पिचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो कि 18 भागों में प्रकाशित होना था, जिसके अब तक 16 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, उसके प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कथनों को आप बहुत सटीकता के साथ याद रखें और कई बार सुने। सोते जागते ये एक ऐसी सीरीज है जिसे आप सोते जागते भी सुन सकते हैं। लेटे हुए हैं चला के रख दीजिए और सुनते रहिए। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज में।
हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को जॉर्ज ग्रियर्सन का है, क्योंकि इन्होंने ही काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। यही बात अभी मैं बता रहा था। सब कुछ पूछा गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूछा न गया हो, क्योंकि सामान्यतः इंसान की प्रवृत्ति यही होती है कि वो वही पढ़ता है या वही पढ़ाता है जो सामान्यतः पूछा जाता है। फालतू ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। आपने आदिकाल वाला टेस्ट दिया होगा, पढ़ा होगा मेरे साथ, तो उसमें ये बताया भी गया है कि 1888 में ये पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में ये 1889 में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। इन्होंने 1957 में इसका अनुवाद भी किया था हिंदी में। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को कहा गया है, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा 1883 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? शिव सिंह सरोज से ली। ज़्यादातर कवि उठा के इससे छाप दिए इन्होंने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है 952। ये प्रश्न ही है, सीधे पूछे गए हैं। देखिए, तो ये संख्या ध्यान रखिएगा। शिव सिंह वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन किया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है। यह उक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, गिलक्राइस्ट ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया, रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि जब ये पूछा जाए कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसादातासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। 1839 में प्रथम संस्करण पहला भाग, 1847 में प्रथम संस्करण दूसरा भाग, 1871 में द्वितीय संस्करण के 3 भाग प्रकाशित हुए। इससे ये 5 भागों में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी की भाषा आ जाए तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मिनारिया हैं। ध्यान रहे, जैसे राजस्थान में मिनारिया जाति खूब पाई जाती है, बहुत से लोगों ने ना सुना होगा, लेकिन मीना बहुत पाई जाती है, सबने सुना होगा मीना, मीना या मीणा। तो मिनारिया कहाँ के होंगे? राजस्थान के होंगे, तो वहाँ की भाषा और साहित्य पुस्तक लिखेंगे, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, वो मिश्र बंधु जी हैं। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, वो मिश्र बंधु हैं। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 4591 4591। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति, इसीलिए इनके इतिहास ग्रंथ को कहा जाता है विधेयवादी पद्धति से लिखा है। इन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और बच्चन सिंह ने। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। देखिए, विधेयवादी पद्धति की बात हुई कि इन्होंने 3 लोगों ने ऐसा लिखा, लेकिन नरेंद्र बिलोचन शर्मा जी ने क्या कहा है कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, प्रत्युत ग्रियर्सन है। हालांकि ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ काल क्रमानुसार रखा है। कवियों का निर्धारण कालक्रम के अनुसार, उनके जन्म के काल के अनुसार किया है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई गई थी, काजा मिश्र। कालक्रमान पद्धति से जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। सन 1910 में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। ध्यान रहे, इसमें जायसी को स्थान नहीं दिया गया है।
पादरी एफ ई के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एक ये नाम है और एक एडविन ग्रीव्स वाला है, उनमें कन्फ्यूजन होता है। तो FEK में हिस्ट्री ऑफ है, हिस्ट्री ऑफ। एडविन ग्रीव्स वाले में आगे आएगा तब बताया जाएगा। वियोगी हरि को ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है? वियोगी हरि को ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है? पंडित राधाचरण गोस्वामी से। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल वाला। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इसके लिए याद रखें राम राम बच्चन, जिसमें शुक्ल जी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास 1986। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 विधेयवादी पद्धति में लिखे गए हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 693 से 1693 तक का इतिहास लिखा है इन्होंने। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और वह अधूरा है, पूरा इतिहास नहीं है, केवल भक्ति काल तक ही लिख पाए हैं। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, तो किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है साहित्य के संदर्भ में यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। रीतकाल नाम रख दिया तो विभाजन का मार्ग बंद हो गया, क्योंकि एक विशेष रीति है जिसके आधार पर सभी ग्रंथों की रचना की गई, तो विभाजन का अवसर नहीं रहता है, ऐसा मानना है विश्वनाथ मिश्र का। और श्रृंगार काल नाम इन्होंने ही दिया था, जिसका सुझाव रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक कथन में कहा था कि अगर रीतकाल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, हो सकता है आगे आए, कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया होगा। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का प्रकरण पूछा गया है। आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया है, जिसमें सा अप देवहू प्रकरण 1, 2, 3, 4 सामान्य परिचय, अभ्रंश काव्य, देश भाषा का फुटकर रचनाएं प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। ये रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है, जिसके प्रकरण 4 में ये कथन है पुराना चावल चा चार। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं वहाँ पर प्रकरण ध्यान ही नहीं आएगा और चारों प्रकरण दिए रहेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि की शुक्ल जी नहीं मानते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, अभी मैंने बताया 693 से 1693 तक का लिखा है, अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह। एक नाम इनमें और जुड़ा होता है अखौरी, गंगा प्रसाद सिंह अखौरी, ये इनका पूरा नाम है। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक लिखी गंगा प्रसाद सिंह अखौरी जी ने। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? हिंदी पुस्तक साहित्य। माता प्रसाद गुप्त की रचना हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ
संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया गया है। ध्यान दें, जब कहीं भी हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, कहीं कहीं पर भी संवेदना की बात हो जाए और आपको ना पता हो तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को लगा सकते हैं। विकल्प आपका जब पता ना हो तब की बात है। तो किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जिसका नाम काजा मिश्र में पहले आएगा? तो ग्रियर्सन जी। इन्होंने काल क्रमानुसार इन्होंने लिखा, फिर उसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है। चारण काल दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 8वीं सदी से माना है। हिंदी शब्दसागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्दसागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखिए अभी वहाँ पर आया था हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो उसके एफिके हैं। और एडविन ग्रीव्ज, मैंने कहा था आगे बताऊंगा, ग्रीव्ज ये स्केच चा वर्ग में कौन कौन शब्द हैं? चा, छा, जा, झा, या। तो स्केच आया है और ग्रीव्ज आया है। यहाँ पर चा है, एक ही वर्ग का शब्द है जा, तो इससे ध्यान है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्ज। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अगर अब इसको नाम मून भी लिया जाए तो आप बता देंगे कि पादरी एफिके की ये रचना है। हालांकि सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ऑफ आया है एफिके, और उसमें स्केच आया है एडविन ग्रीव्ज का जा और स्केच का चा, ऐसे याद रखें। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गारसदा तासी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। 25-25 वर्षों के कालखंड में बांटा है। अगर आपने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के पेपर पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही प्रश्न इधर उधर सब रहते हैं, वही व्याख्या वहाँ और वही व्याख्या यहाँ। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। बस ये है कि ये बहुत ही कम समय में आपका पूरा हो जाएगा, जिससे अंतिम समय में ये बहुत ही लाभदायक होगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना गया है, सरहपाद। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसको बख्शी का विमर्श कहकर आप याद रख सकते हैं, बख्शी का विमर्श। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि, देखिए वहां पर अभी प्रथम उत्थान 1868 से 1893 और ये विक्रम संवत, ये ईस्वी में था, और ये एक सेकेंड, तो इसमें अंतर ये रहता है कि आप 57 घटा दीजिए या ईस्वी में 57 जोड़ दीजिए तो आपका ये निकल आएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश किस अध्याय में है? 12वें में है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, काल क्रमानुपद्धति, विधेयवादी पद्धति, एक और है कोई। वर्णानुक्रम पद्धति है गारसदा तासी, शिव सिंह सेंगर, ट्रिक है वगासिव, काजा मिश्र। काल क्रमान पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, और एक और है क्या कहते हैं विधेयवादी पद्धति, राम राम बच्चन, विधेयवादी राम बच्चन। एक कोई और पद्धति है सुमन राजे ने जिससे लिखा है, वो नारीवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास,
याद आएगा तो बताया जाएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 4 में बांटा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आदिकाल। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य पर प्रकाश डाला है? कितने वर्षों का इतिहास लिखा है? 950 वर्षों का। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आदिकाल की सीमावधि है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। वीरता पर रचनाएं ही होती थी क्योंकि ऐसा समय चल रहा था। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है, तो जिसके नाम में वीर आएगा, वीर बीज। आदिकाल को बीज वपन काल कहा किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों की बात हो रही है, इतिहास ग्रंथों की नहीं। हालांकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनके नाम नहीं दिए गए हैं यहाँ पर, उनके लेखक दिए गए हैं। तो सबसे पहले 1913 में मिश्र बंधु, 29 में शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक इतिहास वाले 1938, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन जो इनकी 3 किताबें हैं 1940 और 52 वाली, तीनों को मिलाकर एक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है? महेश दत्त शुक्ल जी की है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्व का अतीत, ऐसे आप ध्यान रहेगा, विश्व का अतीत ध्यान रहिए। मिश्र शुक्ल त्रिपाठी खूब आता है तो मिश्र है यहाँ पर, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उद्गम देखिए, उद्गम और उदय नारायण तिवारी, दोनों में उद शब्द है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी है 1910 मिश्र बंधुओं के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित डैश शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद द्वारा, जिसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में आया था। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिया राजा लक्ष्मण सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? सा अप दे पू। देश भाषा काव्य किस भाषा में, किस उसमें था? वीरगाथात्मक साहित्य था, तो वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है। देश भाषा काव्य नाम दिया है प्रकरण का, और उसमें वीरगाथा काव्य का विवेचन किया गया है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है दोहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी किसने माना है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? 12 को माना है। तो अभी हो सकता है काल के द्वितीय प्रकरण को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है अपभ्रंश काव्य। सा अप देपू से आप याद रखें। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने प्रारंभ की? रामचंद्र शुक्ल जी। आदिकाल, वीरगाथा काल, ऐसे इन्होंने दोहरा नाम सभी का रखा है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू थे। संध्या भाषा का अर्थ है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। सिद्ध यूज करते थे, सिद्धनाथ में जो सिद्ध थे वही यूज करते थे इसे। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा है, जबकि सबसे श्रेष्ठ है लुइपा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है
हालांकि ये आदिकाल चल रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न इधर से उधर हो गए होंगे टाइपिंग में, तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हमें सभी पढ़ना है, लेकिन एक तारतम्यता रहती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है पदावली। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है तो वह पदावली है विद्यापति की, मैथिली भाषा में। ध्यान रहे पदावली मैथिली में है और ये खूब पूछा जाता है, इसमें ली है और मैथिली में भी ली है, इससे आपको भाषा में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभु सूरी की। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बांग्ला से। देखिए पदावली की भाषा आ गई ना, मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बांग्ला से। भला हुआ जो मारिया, मल्ला हुआ जो मारिया, बहड़ी मारा कंतु, ये मारा है महारा, आधा मा हा रा, बहड़ी मारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सियहु, जय भग्या घरु एंतु, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ हेमचंद्र की हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। धार्मिक उद्देश्य हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिससे धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासों के संबंध में ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, आदिकाल में खूब करवाया गया है। शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। अभी कल ही जो पेपर करवाया गया था संपूर्ण हिंदी साहित्य पर, तो उसमें बताया गया था कि जब सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है तो वहाँ पंडित जी लेकर आते हैं एक काला पत्थर, जिसे वो बताते हैं कि ये शालिग्राम जी हैं। तो भारत के ईश्वर कौन है? शालिग्राम। तो भारतेश्वर बाहुबली रास लिखेगा कौन? शालिभद्र सूरी। अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं। इन्होंने बताया शुक्ल जी ने कि गोरखनाथ पृथ्वीराज के समय के हैं। वारकरी संप्रदाय का संबंध, गोरखनाथ को अगर पूछा जाए कि कहाँ के निवासी थे तो वो गोरखपुर के नहीं, पंजाब के निवासी थे। गोरखनाथ पंजाब के निवासी थे, खूब पूछा जाता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? सरहपा का। सिद्धों में प्रथम शायद लुइपा है, यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया है। अगर 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है तो वो लुइपा है, लुइपा। और प्रथम की बात आए तो सरहपा है, प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा। तो इस चीज़ को आप प्रथम सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? अद्वय वज्र और मुनिदत्त ने। प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि देवसेन है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बीसल देव रासों के संबंध में है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है रामचंद्र शुक्ल जी का। राउल बेली के विषय में सही तथ्य है। राउल बेली के विषय में देखिए प्रश्न ऐसे है, उसके विकल्प है, एक तथ्य गलत होगा, हो सकता है अलादीज वाला रहा हो, ये तीनों सही हैं, तो तीनों उठा के विकल्प रख दिए गए हैं। तो आप ये ना समझें कि कहीं फर्जी प्रश्न तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो राउल बेल रोड़ा नामक कवि की रचना है, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, शिला में अंकित, पत्थरों पर अंकित की गई है, और यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य उसे कहा जाता है जहाँ गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के सबसे छोटे संस्करण, जिसमें 1100 छंद हैं, ये चौथा है, 4 हैं, तो ये सबसे छोटे संस्करण को मूल रासों मानते हैं।
बीसल देवरासो के संपादनकर्ता हैं माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए तो वो रचना है पदावली। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए तो वह रचना है पदावली। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठ थे। यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठ थे। कथन है राहुल सांकृत्यायन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसके बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है वह है कीर्तिलता और यह है विद्यापति की। अगला प्रश्न है साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल की बात आए तो आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। सबसे पुराना प्रयोग यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इसे शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतोंग। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतोंग। कुमारपाल प्रतिबोध से ध्यान रखें प्रतिबोध प्रभु सोम प्रभु सूरी और इसमें प्रति प्रभु तो गलत नहीं होना चाहिए। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोम प्रभु सूरी। रेवंत गिरिराज के रचयिता हैं विजयसेन सूरी। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? हेमचंद ने किया। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। जेहाल मिस की मकुंतगा फुल दुराय नैना बनाए बतियाँ। जेहाल मिस की मकुंतगा फुल दुराय नैना बनाए बतियाँ इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया अबू सईद ने। कलचुरी राजवंश की पिछली बार टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल वेली जो कि रोड़ाकृत है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इनका कहना है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ये विद्यापति के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंदबरदाई हैं। चंदबरदाई को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, व्याकरण में पारंगत माना है और इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। चंदन बालारास के रचयिता हैं चंदन बालारास आसगु। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतया प्रयोग किया है कवित्त छंद का। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतया प्रयोग किया है कवित्त छंद का। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। हम्मीर रासो सारंगधर शुक्ल जी के अनुसार। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी। अभी एक किसी ने और प्रयुक्त किया था अबू सईद ने। अबू सईद और अमीर खुसरो दोनों ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। ढोला मारूरा दोहा के में ढोला के पिता का नाम है राजा नल के पुत्र हैं राजकुमार ढोला। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है यह मान्यता है पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। कल आपको बताया भी गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। संपूर्ण हिंदी साहित्य वाले पेपर जरूर पढ़ें, उन्हें आप हल्के में न लें। जो साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और ब्रह्मा सीरीज तो मैं दोबारा करवा ही रहा हूँ, अधिकतर हमारी सीरीज से मिले हैं तो आपको पछतावा न हो। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के
अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। यदि आदिकाल का अंतिम कवि पूछ लिया जाए तो वहाँ पर रैधु होगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। पृथ्वीराज रासो, परमाल लासो, मुकरिया पहेलियाँ, रणमल्ल, छंद, श्रीधर। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घर व्यंद गरजय, बाजत अनहत्तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है रोड़ाकृत राउलबेल में। रोड़ाकृत राउलबेल में नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में। राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है राउलबेल का। राउलबेल जो कि रोड़ा की रचना है, शिलांकित रचना है, शिलाओं पर लिखा हुआ है। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें लिखा था गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। वगासियो आप याद रखें। और जो चीज़ें सबसे पहले होती हैं ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि उनमें वो चीज़ नहीं आ पाती जो जैसे सन 2000 के पास जो मोबाइल बने उनमें और जो आज बन रहे हैं उन काव्य आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए तो जैन साहित्य में। पुरुष कहाड़ी हव कहो, पुरुष कहाड़ी हव कहो जस पत्थावे पुण्य, पुरुष कहाड़ी हव कहो जस पत्थावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? विद्यापति की है। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? गोरख की वाणी, गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। स्वयंभूकृत पौमचर्यु, पौमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंधित है? रामकथा से। पौमचर्यु में राम की कहानी कही गई है। अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला कहा या कथा? उद्योतन सूरी की रचना है। कुवलय माला कहा या कथा उद्योतन सूरी। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। जीवन के किसी एक विशेष हिस्से का ध्यान में रखकर लिखी गई रचना खंड काव्य कहलाती है। महाकाव्य वो होते हैं जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, शुरू से लेकर अंत तक जिसमें रचना हो, वो महाकाव्य है। यदि कोई थोड़ा सा वर्णन कर लिया गया छोटी कहानी तो उसे आख्यानक गीतियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल है झांसी की रानी। किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं रामकिशोर शर्मा। रमणीयता के आधार पर, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? रमणीयता के आधार पर काव्य के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 2, दृश्य और श्रव्य, दृश्य और श्रव्य। हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। साहित्य के इतिहास के लिए, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? वोल्टेयर ने। नागरिक पेचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? संपादन की बात आए तो डॉक्टर नगेंद्र ही हैं, क्योंकि इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, सिर्फ संपादन किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी, राम बच्चन। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह विधेयवादी पद्धति पर लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? शुक्ल जी से। कैसी लग रही साथियों क्लास? एक बार अपना 10 सेकंड निकालकर हमें ज़रूर बताएं। एक कमेंट हमें अपने को और सुधारने का मौका देता है। बिल्कुल सभी लोग सुधरते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए, कुछ न कुछ प्रतिदिन सुधार करना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब मेरी पहली क्लास थी और आज की क्लास में, तो अपना अमूल्य समय निकालें, मात्र 10 सेकंड, और एक कमेंट करिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, क्या ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, जरूर बताएं। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है।
शुरुआत सबकी कठिन होती है, तो शुरुआत का जो विवादास्पद जो शुरुआत का कालखंड रहेगा वही विवादास्पद रहेगा। आदिकाल। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 693। पहले भी आ चुका है। 693 से 1693 तक इन्होंने इतिहास लिखा और अधूरा इतिहास ग्रंथ है इनका, पूर्ण नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? गंगा पत्रिका में छपा था। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में गंगा पत्रिका में छपा था। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखक हैं डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? डॉक्टर सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामखिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी के रचयिता हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। कथनों पर विशेष ध्यान दें, किसके हैं, क्योंकि जब कथन पूछे जाते हैं तो अगर नहीं पता है तो गलत ही हो जाते हैं। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का है। परख सुनीता त्यागपत्र वाले। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका एक कथन और है कि भक्ति काल के संबंध में है, तो उसको वहीं रखेंगे कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने आदिकाल को बाल्यावस्था कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 750 से संवत 1375 ईस्वी तक। संवत 750 से 1375 तक इन्होंने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 4। छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के 3 भेद किए गए हैं। अभी जब छंद का पेपर कराया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, परेशान न हो। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम बेंडल ने किया था। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? सरहपा की है। का अतर्वर पंच बिडाल चंचल चिये पैठोकाल। लेखक हैं लुइपा। सिद्धों में सर्वोच्च स्थान, सरहपा सिद्धों में प्रथम। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसे जपो अवहट्ठा। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा पंक्तियाँ विद्यापति की हैं। ऐसे ही पूछा जाता है तो याद रखिएगा। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया काव्यपंथी के रचयिता हैं खुसरो। मुकरी पहेली कोई भी आए। मुकरी का अर्थ होता है कह के मुकर जाना, जिसमें एक पंक्ति होगी फिर उसमें जो कहने वाला होगा, जिससे कहेगी वो कहेगी ये सखी साजन, तो दूसरी कहेगी ना सखी फलाना, तो इनको मुकरी कहते हैं। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया काव्यपंथी के रचयिता हैं अमीर खुसरो। बीसल देवरासों का 12 मासा वर्णन विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक से। वहीं पद्मावत का 12 मासा आषाढ़ मास से शुरू होता है, तो जोड़ के याद रखेंगे। ये बीसल देवरासो। कवि जैसे कवि शब्द होता है कवि को काबी कर दीजिए, जो काबी कर देंगे तो कार्तिक मास से क्या होगा? बीसल देव रासो काबी। कार्तिक मास से बीसल देव रासो और आषाढ़ मास से पद्मावत।
उम्मीद है आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। का भी आप याद रखें, कार्तिक मास बीसल देव रासो। परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? 1865 में करवाया था। परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे ये, 1865 में इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। आल्हा का गायन किया जाता है। बुंदेलखंड के जो हमारे साथी होंगे बिल्कुल जानते होंगे, वर्षा ऋतु में इसका गायन किया जाता है। आल्हखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? परमार्दिदेव के। आल्हखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? परमार्दिदेव के। कैमासवध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो का। कैमासवध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? रासक से। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? किस रासो ग्रंथ के अध्यायों या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो। बौद्धगान ओ दोहा किन की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। संपूर्ण साहित्य वाले में बताया भी गया कई बार, शायद आज भी एक दो बार आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कवि का मूल नाम चंगदेव था? चंगदेव चंद, हेमचंद चंगदेव। किस कवि का मूल नाम चंगदेव था? तो हेमचंद है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाथों के बारे में अगर कोई बात आपको ध्यान करनी हो तो अपने मुख्यमंत्री योगी जी को ध्यान रखें, और कोई भी नई बात भी पूछी जाती है तो आप सही कर सकते हैं। जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि। जयमंग जसचंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभु सूरी। 2-3 बार आज आ चुका, तीसरी बार है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक खंड काव्य की नायिका का पति कहाँ चला गया था? संदेश रासक खंड काव्य में नायिका का पति गुजरात चला गया था। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक में नायिका का पति, देखिए खंड काव्य लिखा है तो पहले साथ थे, जन्म से मृत्यु की बात नहीं होगी यहाँ पे। जीवन के एक विशेष क्षण जब उसका पति गुजरात चला गया और वहाँ से फिर कई वर्षों तक नहीं आया, फिर उसने किसी पथिक के द्वारा संदेशा भिजवाया और फिर वो आए। तो केवल इतनी ही रचना की गई है संदेश रासक में अब्दुल रहमान के द्वारा। गुजरात चला गया था ये पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद बरदाई किस राजा के आश्रित थे? हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद बरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है अपने राजा के आश्रय में रहकर, तो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे, उन्हीं के नाम पर लिखा है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो बीसल देव रासो में मिलती है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? ये देखिए पद्मावती समय 20वां समय है। कहीं पूछा गया है अभी हाल फिलहाल तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, 69 समय है, और 69 प्रकार के छंद भी हैं इसमें, अलंकार हैं, 69 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में, और 69 समय है। जो अध्यायों का विभाजन है वो समय के नाम से किया गया है। तो 20वां समय जो है वो पद्मावती समय है, जिसका नाम पद्मावती समय है। ध्यान रहे पद्मावत का नहीं है, पृथ्वीराज रासो का है। पेज नंबर देखिए 14 आ गया है, ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गए। चौदहवां पृष्ठ है। आज हम 15 पृष्ठ पूरे करेंगे। अगर हम 15 से 20 पृष्ठ भी डेली करते हैं तो 20 दिन में हम ख़त्म कर लेंगे। 15 से 20 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, भरोसा रखें और बने रहें साथियों, और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी का लाभ हो। देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, अब 14वां पेज शुरू होता है। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? आदिकाल में बालनाथ जालंधर नाथ को कहा गया है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। स्वयंभू का रामायण जो इन्होंने पाउमचर्यु लिखा है ना, अभी आया था, रामकथा से संबंधित है पाउमचर्यु। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है प्राकृताभास हिंदी। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? अपभ्रंश में अगर राजस्थानी मिला दें तो डिंगल, अपभ्रंश में अगर ब्रज मिला दें तो पिंगल कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? 4। सा अप देफू आप याद रखें। प्रकरणों के नाम पूछे जाते हैं। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य,
फुटकर रचनाएं। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है पिंगल। ये देखिए अपभ्रंश में क्या मिला दिया, ब्रज, ब्रज मिला दिए, क्या बन गई, पिंगल। और अपभ्रंश में राजस्थानी मिला दिए तो क्या बन गई, डिंगल। खालिक बारी की रचना, खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है, फारसी में। खालिक बारी की रचना फारसी लिपि में हुई है। नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया, गोरखनाथ ने किया। नाथ पंथ का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आप देखिए पुष्य को पुष्प मान लीजिए और पुष्प कहाँ अर्पित करेंगे आप, जहाँ शिव होंगे। तो पुष्प को हिंदी का प्रथम किसने माना, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है। पदावली की बात आए तो श्रृंगार रस प्रधान है। चारण काव्य की भाषा कौन सी है, चारण काव्य की भाषा डिंगल है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, रासो साहित्य का। मत्स्येंद्र नाथ की पूजा या उपासना का क्या नाम था। मत्स्येंद्र नाथ की पूजा या उपासना का नाम पिपलीस देव था। परमार लासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमारदिदेव का आश्रित था, कौन है, जगनिक। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार डॉक्टर विनय तोष रचना करने वाले कवि हैं खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं खुसरो। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है, नाथ साहित्य में। देखा होगा योगी जी जब महिलाओं से मिलते हैं तो दूसरे व्यक्तियों से उनके कंधे पकड़ा देते हैं ताकि वो उनके जो है पैर न छू सकें। तो निंदा कह लीजिए या सम्मान भाव कह लीजिए, हालांकि पैर किसी से नहीं छुआने चाहिए। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है, नाथ साहित्य में। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है, तो पौमचर्यु। 3 प्रकार से प्रश्न अभी तक आ चुका है, तो इस प्रश्न की महत्ता को समझिए और ध्यान रखिए। बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका है राजमती। राजमती पद्मावत में भी है, तो पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें बीसल देव रासो पद्मावत ना हो तो बीसल देव रासो तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आया और बीसल देव रासो भी दिया है, पद्मावत नहीं दिया है, तो आपने तुरंत इनमें से कोई नहीं को चुन लिया। तो बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका है राजमती। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है पाहुड़ दोहा। राम सिंह, मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है, रामखिलावन पांडे जी ने दी है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। भारत के ईश्वर हैं शालिग्राम जी। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली का कवि विद्यापति। बिल्कुल 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर कठिन ही रहेगा। आप लोगों ने मेरे साथ भी संपूर्ण हिंदी साहित्य पर प्रश्न किया होगा तो पाया होगा। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार। रचनाकार हैं देवसेन कृत श्रावकाचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, हजार अब्दुल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना, अब्दुल रहमान को माना है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, जॉर्ज ग्रियर्सन की है। भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन की है। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। किस सिद्ध कवियों की रचना में रहस्य भावना की प्रधानता है, तो वो लोइपा है। सिद्धों में साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सिद्धों में शून्य का पूरक तत्व क्या है, ज्ञान है। आत्मबोध किसकी रचना है, आत्मबोध नरवय बोध गोरखनाथ की रचना है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई है। रासो ग्रंथों की भाषा है डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथ की भाषा है डिंगल और पिंगल। नल्ले सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की, वज्रयान। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की, वज्रयान। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, अवहट्ट। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, अवहट्ट कहा है। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है स्वयंभू। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है स्वयंभू। राहुल संकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया, हिंदी काव्यधारा। राहुल संकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया, हिंदी काव्यधारा के नाम से। दोहा कोश के रचयिता कौन है, सरहपाद। दोहा कोश के रचयिता कौन है, सरहपाद। राउल वेल रोड़ा की रचना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में
प्रयोग किसने किया? सारंगधर ने। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? सारंगधर ने। भू परिक्रमा विद्यापति। 15 पेज हो चुके हैं साथियों, ये देखिए। और कल हम हरिचरित्र